सभी को एक बार फिर से नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग नगरीय बस्तियों के बारे में पढ़ेंगे, अर्बन सेटलमेंट के बारे में। पिछले वीडियो में ग्रामीण बस्तियों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। तो व्हाट इज़ अर्बन सेटलमेंट्स? कोई भी गांव किस तरह से एक अर्बन एरिया में कन्वर्ट होता है, यानी कि कोई भी गांव कैसे एक शहर बन जाता है, या एक छोटा शहर किस तरह से बड़े शहर में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसीजर को हम कहते हैं अर्बनाइजेशन, यानी कि नगरीकरण। और पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जो अर्बनाइजेशन का जो स्पीड है वो ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत ही फास्ट रहा है। 1810 में पूरे विश्व में एकमात्र लंदन ऐसा शहर था जिसकी पॉपुलेशन 10 लाख हो पाई थी, यानी उस समय मिलियन सिटी सिर्फ एक हुआ करती थी और वो थी लंदन। लेकिन 1982 तक आते आते मिलियन सिटीज़ जो है पूरे वर्ल्ड में वो 175 हो गई। तो लगभग 150 पौने 200 सालों में ही देखिए कि एक जो शहर हुआ करता था जिसकी जनसंख्या 10 लाख थी, लंदन, और 1982 तक आते आते ऐसे 175 सिटीज़ ऐसी हो गई जिनकी पॉपुलेशन मोर देन 10 लाख हो गई। ईयर 1800 में अगर हम देखें तो ओनली 3% जो पॉपुलेशन है वो शहरों में रहा करती थी पूरे विश्व की, और वर्तमान में ये लगभग 48 टू 54% तक की जो पॉपुलेशन है वो अर्बन एरिया में रहती है। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट, यानी कि जो नगर हैं हमारे उनको किस तरह से अलग अलग बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे जो पहला क्लासिफिकेशन का बेस बनाया गया है वो है पॉपुलेशन साइज, यानी कि जनसंख्या वहाँ की कितनी है। तो पॉपुलेशन को अलग अलग देशों ने क्राइटेरिया रखा है अब डिफ़ाइन करने के लिए अर्बन एरिया को, लेकिन उसकी जो साइज़ है वो सभी देशों में अलग अलग है। जैसे मिनिमम जो पॉपुलेशन होनी चाहिए किसी भी एरिया को अर्बन एरिया में रखने के लिए, कोलंबिया में अगर 1500 अगर पॉपुलेशन है, 1500 लोगों की अगर जनसंख्या है तो उसको शहर कह दिया जाता है। इसी तरह से अर्जेंटीना में अगर 2000 लोग हैं, पुर्तगाल में भी 2000, यूएसए में और थाईलैंड में 2500 लोगों पर उसको अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। इंडिया में अगर 5000 लोगों की संख्या है तो उसको अर्बन एरिया कहा जाएगा। और इसी तरह से जापान में 30,000 की पॉपुलेशन पर किसी एरिया को अर्बन एरिया में काउंट किया जाता है। तो हम इन डाटा से ये देखते हैं कि जिन देशों में पॉपुलेशन जो टोटल पॉपुलेशन कम है तो वहाँ पर कम जनसंख्या वाले क्षेत्र को भी अर्बन एरिया डिक्लेयर कर दिया जाता है। लेकिन जिन एरियाज़ में पॉपुलेशन जिन कंट्रीज़ में ज़्यादा, जैसे इंडिया है या फिर जापान को ले लीजिए और भी ज़्यादा, इन इलाकों में बहुत ज़्यादा जनसंख्या वाले जो एरिया हैं उनको अर्बन एरियाज़ के रूप में डिक्लेयर किया गया है। इंडिया में टोटल पॉपुलेशन के अलावा पॉपुलेशन डेंसिटी को भी एक क्राइटेरिया माना है कि 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर में जहाँ पर रहते हैं तो वही एरिया अर्बन एरिया होगा। तो अलग अलग देशों में ये क्राइटेरिया अलग है। जैसे डेनमार्क, स्वीडन, फिनलैंड, अगर 250 पर्सन की भी अगर पॉपुलेशन कहीं पर है तो उसको सिटी कह दिया जाता है, अर्बन एरिया होता है। आइसलैंड में 300, कनाडा और वेनेजुएला में अगर 1000 लोग अगर रहते हैं किसी जगह पर तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि पॉपुलेशन साइज़ के अकॉर्डिंग हर एक देश ने अपना अपना क्राइटेरिया अलग अलग रखा है। फिर है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, यानी कि लोग क्या काम करते हैं। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि रूरल एरिया के जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ में एंगेज होते हैं, जबकि जो अर्बन एरिया के जो लोग हैं सेकेंडरी या टर्सरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं। तो इंडिया में भी ये जो है एक क्राइटेरिया रखा गया है लोगों की ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को लेकर। इसी तरह से इटली में भी, यानी कि इटली में अगर 50% लोगों से ज़्यादा लोग नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इंक्लूड हैं तो वो अर्बन एरिया होता है। इंडिया में अगर 75% लोग जो हैं
उसमें नहीं है, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में है, तो उसको हम लोग अर्बन एरिया डिक्लेयर करते हैं। अगला जो मापदंड है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। कुछ कंट्रीज़ में जो अर्बन जो सेटलमेंट हैं उनको क्लासिफाई करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन जो सेटअप है वहाँ का, उसका भी एक क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि इंडिया में हम लोग किस इलाके को अर्बन एरिया कहेंगे, जहाँ पर कि म्यूनिसिपैलिटी हो, कैंटनमेंटल बोर्ड हो, नोटिफाइड एरिया काउंसिल हो, तो ऐसे इलाकों को हम लोग अर्बन एरिया में रखते हैं। इसी तरह से जो लैटिन अमेरिका की जो कंट्री हैं, ब्राज़ील और बोलीविया, यहाँ पर भी जनसंख्या की जो साइज की है उसको ध्यान में न रखते हुए एडमिनिस्ट्रेशन के जो सेंटर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो सेंटर हैं, उनको यहाँ पर नगरीय केंद्र माना गया है। अगला जो क्राइटेरिया है वो है लोकेशन, यानी कि किसी भी क्षेत्र को जब हम अर्बन एरिया को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो उसकी जो लोकेशन है, यानी कि वहाँ पर जो क्या काम हो रहा है, वो नगर, वो सिटी किस काम के लिए फेमस है, उसके आधार पर उन शहरों को क्लासिफाई किया जाता है। जैसे कि अगर हम देखें कि सिटिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए हॉलीडे रिसोर्ट्स आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन, यानी जो हमारे जैसे जो घूमने फिरने के लिए हम लोग जाते हैं, जो हमारे एक तरह से एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग जिन जगहों पे जाते हैं, टूरिस्ट के जो डेस्टिनेशंस हैं, उन सेंटर्स के उन सेंटर्स का जो क्राइटेरिया है या वहाँ पे जो काम करने का लोगों का तरीका है वो अलग होता है। जबकि इंडस्ट्रियल जो सिटीज़ हैं या फिर मिलिट्री सेंटर्स हैं, सी पोर्ट्स हैं, इन नगरों का जो इनकी जो आवश्यकताएं हैं, इनकी जो स्थितियां हैं वो अलग होती हैं। इसी तरह से कुछ सिटीज़ जो हैं वो डिफेंस के लिए भी होती हैं, सिक्योरिटी के लिए भी होती हैं, जिनसे कि उनको नेचुरल सिक्योरिटी मिल सके। इसी तरह से माइनिंग टाउन्स हैं, जहाँ पर कि मिनरल्स पाए जाते हैं और उन मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए की वजह से ही वो सिटी जानी जाती है। इंडस्ट्रियल जो सिटी है वो इंडस्ट्रीज़ के लिए जानी जाती है और वहाँ की रिक्वायरमेंट अलग अलग होंगी। वहाँ पे रॉ मटेरियल होगा, पावर सप्लाई के साधन होंगे। इसी तरह से अगर कोई टूरिस्ट सेंटर है तो वहाँ पर जो नेचुरल सिनेरिया है वो होना चाहिए। तो इस तरह से उस सिटी की लोकेशन कैसी है, स्थिति कैसी है, उसके आधार पर भी शहर को अलग अलग भागों में, अलग अलग प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमारे अर्बन एरियाज़ हैं उनमें क्या फंक्शन होता है, उनमें काम क्या होता है। अगर हम अर्लियर टाउन्स में देखें तो ये जो पुराने हमारे टाउन हैं वो सेंटर हुआ करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के, ट्रेड के, इंडस्ट्रीज़ के, डिफेंस के और रिलीजियस इम्पोर्टेंस, यानी वहाँ पर प्रशासनिक केंद्र वो हुआ करते थे, व्यापारिक केंद्र होते थे, वहाँ पे कुछ न कुछ इंडस्ट्रीज़ होती थी, सिक्योरिटी है, और रीजनल और जो रिलीजियस और एजुकेशनल सेंटर्स भी कुछ ऐसे टाउन हुआ करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब कोई एक शहर जो है, कोई एक एरिया जो है, किसी एक काम की वजह से नहीं जाना जाता है, क्योंकि जो सिटीज़ हैं अब धीरे धीरे मल्टी फंक्शनल होती जा रही हैं। ऐसा नहीं है कि किसी एक शहर में सिर्फ इंडस्ट्रीज़ ही हों, बाकी काम ना होते हों, या फिर वो एक रिलीजियस या कल्चरल सेंटर ही है। तो वर्तमान में सभी शहरों में एंटरटेनमेंट से रिलेटेड ट्रांसपोर्टेशन, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग, ये सारी चीज़ें सब शहरों में होती हैं और शहर जो है वो मल्टी फंक्शनल हो गए हैं। अब फंक्शन के अकॉर्डिंग भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया है कि फंक्शन के अकॉर्डिंग जो शहर हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो उनमें सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन, यानी कि ऐसे टाउन जहाँ से उस राज्य का, उस देश का एडमिनिस्ट्रेशन चलता है। इसमें अधिकतर जो हमारी राजधानियाँ हैं किसी देश की,
या फिर राज्यों की जो राजधानियाँ हैं वो ऐसे नगर हैं। इनमें कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे नई दिल्ली है, कैनबरा, बीजिंग, एडिस अबाबा, वाशिंगटन डीसी, लंदन। ये एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है। राज्यों में भी इस तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन होते हैं जो उनकी कैपिटल है, जैसे कि जयपुर राजस्थान का कैपिटल है, चेन्नई तमिलनाडु का कैपिटल है। तो इस तरह से ये जहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन चलता है वो होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन। फिर है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन। ऐसे टाउन जो कि अपने व्यापार और वाणिज्य के लिए फेमस हों, जहाँ पर कमर्शियल फंक्शन होते हों, जहाँ जो ट्रेडिंग सेंटर जो रहता है, जैसे कि एग्ज़ाम्पल इसके हैं विनिपेग, कंसास सिटी। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर भी हैं यहाँ पर, जैसे कि फ्रैंकफर्ट इसका एक एग्ज़ाम्पल है, एम्स्टर्डम एक एग्ज़ाम्पल है। और इनलैंड जो लार्ज इनलैंड सेंटर्स लाइक मैनचेस्टर एंड सेंट लुइस एंड ट्रांसपोर्ट नोड सच एज लाहौर, बगदाद, आगरा। तो ये सारे के सारे टाउन ट्रेड और कॉमर्स के लिए फेमस है। इनमें कुछ अलग अलग क्राइटेरियाज़ हैं, जैसे कि जो एग्रीकल्चरल जो मार्केट के टाउन हैं, जैसे विनिपेग और कंसास। बैंकिंग और जो फाइनेंस के काम से रिलेटेड जो कुछ टाउन है फेमस, वो हैं फ्रैंकफर्ट और एम्स्टर्डम। इसी तरह से जो हमारे इनलैंड जो लार्ज इनलैंड सेंटर्स हैं, मैनचेस्टर, सेंट लुइस। कुछ हमारे ट्रांसपोर्टेशन के नोड हैं, जैसे लाहौर, बगदाद, आगरा। तो इस तरह इनको अलग अलग कैटेगराइज किया गया है। फिर कल्चरल टाउन, जो रिलीजियस सेंटर हैं हमारे, या कोई कल्चर की वजह से वो फेमस टाउन है, वो इस कैटेगरी में रखे जाते हैं, जैसे कि जेरूसलम है, मक्का है, जगन्नाथपुरी है, वाराणसी है। तो ये इनके काम के आधार पर इन शहरों को, इन अर्बन एरियाज़ को अलग अलग डिवाइड किया गया है। इसके अलावा भी कुछ जो काम हैं वो शहरों में होते हैं, जैसे वो क्या क्या काम हैं। तो इसमें हम देखें कि परफॉर्म आर हेल्थ एंड रिक्रिएशन, मियामी एंड पणजी। ये एक टूरिस्ट पॉइंट भी हैं जहाँ पर लोग अधिकतर घूमने फिरने के लिए जाते हैं। इंडस्ट्रियल जो टाउन है वो है, जैसे पिट्सबर्ग है, जमशेदपुर है, जो इंडस्ट्री की वजह से डेवलप हुए हैं। माइनिंग एंड क्वेरिंग, जहाँ पर माइनिंग की जाती है किसी भी मिनरल की, धनबाद है, ब्रोकन हिल है। ट्रांसपोर्ट के लिए जो फेमस हैं वो है जैसे सिंगापुर, मुगल सराय। तो ये काम के आधार पर नगरों का क्लासिफिकेशन किया गया है। अब जो हम लोग देख रहे हैं इसमें कि उस नगर की जो फॉर्म है वो कैसी है, आकृति कैसी है। क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स, यानी उस नगर की आकृति के आधार पर भी अलग अलग पार्ट्स में नगरों को बांटा गया है। जैसे रूरल सेटलमेंट में हमने देखा था कि लीनियर टाइप के रूरल सेटलमेंट होते हैं, कुछ स्टार लाइक्स होते हैं, कुछ सर्कुलर फॉर्म में होते हैं। तो सेम वही नगरों के लिए भी है। एन अर्बन सेटलमेंट में भी लीनियर, स्क्वायर, स्टार और क्रिसेंट शेप्ड। तो अलग अलग तरह के ये जो ज्योमेट्रिकल शेप हैं उनके आधार पर नगरों की बसावट होती है। और ये जो किसी भी नगर की जो फॉर्म है, उनका जो शेप है, पैटर्न है, वो वहाँ के हिस्टोरिकल, वहाँ के कल्चरल ट्रेडिशन पर डिपेंड करता है कि उस नगर की बसावट की शुरुआत कैसे होती चली गई। अब नगरों में जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज़ की जो सिटी हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की सिटी हैं उनमें काफ़ी फ़र्क होता है, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ के जो शहर हैं वो शहर अनप्लान्ड डेवलप होते हैं, यानी लोग गए और वहाँ पर उन्होंने अपनी मर्ज़ी से कहीं भी मकान बना लिया, बाकी प्लानिंग के साथ में वो लोग कुछ भी काम नहीं करते हैं। लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन देशों में प्लान्ड सेटलमेंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पर ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी जाती हैं कि जब कोई भी कॉलोनी डेवलप
की जा रही है तो उसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ पब्लिक के लिए होनी चाहिए, जैसे पार्क, जैसे कि हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ का ड्रेनेज, ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी सब कुछ ध्यान में रखकर उसका प्लान बनाया जाता है और फिर वहाँ पे सेटलमेंट को डेवलप करते हैं। लेकिन जो अनडेवलप्ड सेटलमेंट है उनमें ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती हैं। यहाँ पर 2 सिटीज़ का एग्ज़ाम्पल है, अदिस अबाबा जो इथोपिया की कैपिटल है, अदिस अबाबा, और दूसरा है कैनबरा जो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है। तो पहले हम देखते हैं अदिस अबाबा के बारे में। अदिस अबाबा इथोपिया का कैपिटल है और अदिस अबाबा का जो मीनिंग होता है उसका मतलब होता है नया पुष्प, यानी नया फूल। और ये जो सिटी है इसको 1878 में इस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था। और ये जो शहर है, द वॉल सिटी इज़ लोकेटेड ऑन ए हिल वैली टोपोग्राफी, द रोड पैटर्न बियर्स द इन्फ्लुएंस ऑफ द लोकल टोपोग्राफी। यानी कि ये जो शहर है, ये शहर पूरा का पूरा एक हिली जो वहाँ पर एरिया है, हिली वैली है वहाँ पर, उस हिल्स की चारों तरफ इसके हिल्स हैं और फिर वहाँ पर उस टोपोग्राफी पे ये डेवलप हुआ है। और उस ऐसी हिली टोपोग्राफी की वजह से ही यहाँ की जो सड़कों का जो पैटर्न है वो भी उसी के अकॉर्डिंग डेवलप हुआ है। यहाँ पे जो हेडक्वार्टर है, गवर्नमेंट हेडक्वार्टर है, वो उसका नाम है प्याजा। और यहाँ से अरात और जो आमिस्ट जो किलो है, अरात और आमिस्ट किलो करके जो जगह है यहाँ पर, वहाँ से अलग अलग जगह पर सड़कें जाती हैं। मरकाटो एक यहाँ का एक बहुत बड़ा मार्केट है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि जो मरकाटो है वो नॉर्थ में काहिरा और साउथ में जोहान्सबर्ग के बीच में सबसे बड़ा मार्केट है। तो अदिस अबाबा में बाकी और जो फैसिलिटीज़ हैं वो देखिए क्या क्या है। वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस वहाँ पर हैं, अच्छे स्कूल वहाँ पर हैं, इस वजह से ये एक एजुकेशन का सेंटर भी बन गया है। जिबूती अदिस बाबा जो रेलवे लाइन है उसका लास्ट स्टेशन है जिबूती। इसी तरह से एयरपोर्ट भी है जो इसका नाम है बोले एयरपोर्ट, जो कि एक नया एयरपोर्ट है। तो ये सारी सुविधा